हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गला थोड़ा सा ख़राब है तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। तो चैप्टर है 8th, ये क्लास 6 एनसीईआरटी चल रही है, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। बाकी के चैप्टर्स ऑलरेडी कवर किए जा चुके हैं, आप चैनल में जाके वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके बाकी के चैप्टर्स भी देख सकते हैं। तो पहले कहानी दी है प्रभाकर, जो कि एक ब्लैक स्मिथ की शॉप पे है। प्रभाकर जो है वो देख रहा था कि स्मिथ स्मिथ को लोकल शॉप पे वो बहुत ही स्मॉल बेंच थी, इस पर आयरन टूल्स जैसे कि एक्सेस और सिकल्स हैं वो रखे हुए हैं, जो कि बेचने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। एक बहुत ही ब्राइट फायर जो है वो जल रही थी। दो आदमी जो हैं वो हीट कर रहे थे और बीट कर रहे थे मेटल रॉड को शेप में लाने के लिए। वो बहुत ही हॉट और नॉइसी था, लेकिन फिर भी देखने में काफ़ी ज़्यादा फैस्किनेटिंग लग रहा था। बात करते हैं आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर की। काफ़ी बार हमें देखने को मिलता है जो भी हम आयरन का यूज़ करते हैं उसको आज हमने ग्रांटेड ले रखा है। जो भी चीज़ें आयरन से बनी हुई हैं वो हमारे डेली लाइफ का पार्ट बन चुकी हैं, लेकिन जो आयरन का यूज़ है करीब सब कॉन्टिनेंट में हमारे 3000 साल पहले जो है शुरू हुआ था। इसमें से कुछ लार्जेस्ट कलेक्शन आयरन टूल्स के और वेपन्स के जो कि पाए गए हैं मेगालिथिक बरियर्स में, जिसके बारे में हम अभी चैप्टर 4 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। करीब 2500 साल पहले यहाँ पे कुछ एविडेंस पाए गए हैं जिसमें कि आयरन टूल्स का यूज़ दिखाया गया है। इसमें इंक्लूड कौन कौन से हैं? एक्सेस, जिनको यूज़ किया जाता था फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, और आयरन प्लॉगशेयर। जो प्लॉगशेयर है वो बहुत ही यूज़फुल था और इसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में यूज़ जो है बढ़ने लगा था। अदर स्टेप्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, मतलब इरिगेशन के बारे में बात करी गई है। जो किंग और किंगडम्स इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उनको खुद को एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरत थी इरिगेशन की। कुछ नए टूल्स और सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन जो है इंक्रीज़ कर रहा था प्रोडक्शन को, और इरिगेशन है वो भी यूज़ में आ रहा था। इरिगेशन जो वर्क्स है वो बिल्ड किया गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैनल, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। अब हम देखते हैं कि आखिर की क्या क्या चीज़ें हुई थी इरिगेशन की वजह से। जो लेबर है वो लोगों को काम मिल गया था। फार्मर्स जो हैं वो बेनिफिट हो रहे थे क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया था। फार्मर्स के पास जो भी उनका प्रोडक्शन था वो इंक्रीज़ हुआ था, जिससे कि टैक्स को पे कर सकें। किंग्स को मनी मिलने लगी थी, मनी प्रोवाइड करने लगे थे, और इरिगेशन वर्क को प्लान भी किया जाने लगा था। अब देखते हैं हु लिव्ड इन दी विलेजेस में आकर रहता कौन था। करीब 2-3 तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो मोस्टली गांव में रहा करते थे, सदर्न और नदर्न पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में। अगर हम तमिल रीजन की बात करें तो यहाँ पे लार्ज लैंड ओनर्स जिनको हम वेल्लार के नाम से जानते हैं, वो ऑर्डनरी प्लॉग मैन जिनको हम उजाहवार के नाम से जानते हैं, और लैंडलेस लेबर जिनमें स्लेव्स इंक्लूड थे, जिनको हम कदासियार और आदिमाई भी कहते थे, इंक्लूडेड हैं। अगर हम नॉर्दर्न पार्ट की बात करें कंट्री के, जहाँ पे विलेज में हेडमैन जिसको हम ग्रामा भोजका के नाम से जानते हैं, यूजुअली वो मैन जो कि स्मॉल सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक पोजीशन को जनरेशन तक होल्ड करते हैं, वो भी रहते थे। काफ़ी सारे अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो ये जो ग्रामा भोजका की पोजीशन थी वो हेरिडेटरी थी। ग्राम भोजका को काफ़ी बार लार्जेस्ट लैंड ओनर के भी देखा जाता था जनरली। उनके पास स्लेव्स होते थे और हायर्ड वर्कर्स भी होते थे जो कि कल्टिवेटेड लैंड में काम करते थे। इन सब के अलावा उसके पास काफ़ी सारी पावरफुल होती थी, क्योंकि जो किंग है काफ़ी बार उसी मतलब ग्राम भोजका को ही यूज़ करता था टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए गांव से। वो एक तरह से जज का भी फंक्शन करता था, काफ़ी बार पुलिसमैन का भी काम करता था। इन सब के अलावा जो ग्राम भोजका था वो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट, उसके पास काफ़ी इंडिपेंडेंट फार्मर्स जिनको हम गृहपतिस के नाम पर जानते हैं वो भी थे, और काफ़ी सारे स्मॉल लैंड ओनर्स भी थे। और इसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे मैन वुमेन काम करते थे दासा और कमकारा के जैसा, जो कि लैंड ओन नहीं करते थे और उनको अपनी लिविंग के लिए फील्ड में काम करना पड़ता था, जो कि ओन किया जाता था दूसरों के द्वारा। काफ़ी सारे विलेजेस में यहाँ पे कुछ क्राफ्ट पर्सन भी रहते थे, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, पॉटर्स, कारपेंटर्स एंड वेवर्स। अब देखते हैं अर्लीस्ट तमिल कॉम्पोजिशंस के बारे में। कुछ जो अर्लीस्ट तमिल वर्क्स हैं जिनको हम संगम लिटरेचर के नाम से जानते हैं, कंपोज किए गए थे करीब 2300 साल पहले। ये जो टेक्स्ट है इनको हम संगम कहते हैं, क्योंकि जब ये कंपोज किए गए थे, कंपाइल किए गए थे असेंबली में द्वारा, और असेंबली को हम संगम कहते हैं। और ये असेंबली किसकी थी? पोइट्स की, जो कि सिटी ऑफ मदुरई में बनाया गया था। जो तमिल टर्म से मेंशन करता है वो तमिल संगम लिटरेचर में ये वर्ड पाया गया है। फाइंडिंग आउट अबाउट
स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में देखते हैं। आपने जदकास के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये एक तरह की स्टोरी होती है जो कि प्रॉब्ली कंपोज की जाती हैं ऑर्डिनरी पीपल के द्वारा और उसके बाद लिख ली जाती हैं और प्रिजर्व कर ली जाती हैं बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा। कुछ जातका स्टोरीज़ जो हैं उनमें बताया गया है कैसे पुअर मैन ग्रेजुअली धीमे धीमे रिच बनता चला गया। एक क्लेवर पुअर मैन की बात करी गई है। एक टाइम था जहाँ पे एक क्लेवर पुअर यंग मैन रहा करता था सिटी में। उसके पास रिसोर्सेज के नाम पे केवल एक डेड रैट था। उसने क्या किया, उसको बेचने की कोशिश करने लगा और फॉर अ क्वाइन टू अ होटल फॉर देयर कैट। एक दिन क्या हुआ, जब स्टॉर्म आया, जो किंग का गार्डन था वो लिटर से भर गया था। उसमें ब्रांचेस और लीव्स मिली पड़ी हुई थी काफ़ी सारी, और जो गार्डनर था वो बिल्कुल परेशान हो गया कि कैसे वो इन सब चीज़ों को साफ़ करेगा। तो जो यंग मैन था उसने ऑफ़र किया कि वो गार्डन को क्लीन कर देगा, लेकिन सिर्फ उसको मतलब जो गार्डनर है उसको सिर्फ वुड और लीव्स उठानी है। गार्डनर इस बात पर तुरंत एक्सेप्ट हो गया। जो यंग मैन था उसने फटाक से छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया जो वहीं पे आसपास खेल रहे थे और उनको स्वीट ऑफ़र करने की कोशिश करी, और फिर फटाफट क्या किया, बच्चों ने सब काम ख़त्म कर दिया। तो यही सब चीज़ें थी। ये स्टोरी आप इसको पढ़ लो, ऐसे कुछ खास है नहीं, स्टोरी है बस एक। अब आते हैं वापस चाहे बुक्स पे। वी कैन यूज़, हम काफ़ी सारे अदर एविडेंसेस को भी देख सकते हैं जिससे कि हमें अर्ली सिटीज़ की लाइफ के बारे में जानने को मिलता है। स्कल्पचर्स कार्व किए गए हैं जो सीन्स को डिपिक्ट करते हैं इंसानों की ज़िंदगी के बारे में जो टाउन्स और विलेजेस में है, साथ साथ जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनकी भी लिविंग को डिस्क्राइब किया गया है। इनमें से काफ़ी सारे स्कल्पचर्स तो ऐसे जिनको यूज़ किया गया है रेलिंग को डेकोरेट करने के लिए, पिलर्स और गेटवेज जो हैं बिल्डिंग्स के उनको डेकोरेट करने के लिए, जो कि लोगों के द्वारा विजिट किए जाते थे। काफ़ी सारी सिटीज़ जो कि डेवलप्ड हुई थी करीब 2500 साल पहले, जो कैपिटल हुआ करती थी महाजनपदास की, जिसके बारे में हम चैप्टर 5 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं काफ़ी सारी जो सिटीज़ थी वो सराउंड की गई थी मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल्स के द्वारा। काफ़ी सारी सिटीज़ जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने फाउंड की हैं रॉज ऑफ पॉट्स में, या फिर सिरामिक रिंग्स जो कि अरेंज हैं एक के ऊपर एक करके। इनको हम रिंग वेल्स के नाम से भी जानते हैं। ऐसा मालूम होता है कि इसको टॉयलेट के जैसे कि यूज़ किया जाता है ऐसा कुछ केसेस में, और जो ड्रेन या फिर गार्बेज डंप करने के लिए। जो ये रिंग वेल्स है यूजुअली कहाँ पाई गई हैं, इंडिविजुअल हाउस में पाई गई हैं। हमने हार्डली ऐसे किसी रिमेन्स देखे हैं किसी पैलेस या फिर मार्केट में, या फिर किसी होम ऑर्डनरी पीपल के होम में। शायद ऐसा हो सकता है कि बाकी की चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट और ढूंढ लें, और बाकी जो चीज़ें हैं वो बनी हुई हैं वुड की, मड ब्रिक की और हैच की, जो कि अब सर्वाइव नहीं कर पाई हैं। एक अनदर वे है जिससे कि हम अर्ली सिटीज़ के बारे में पता कर सकते थे, वो है अकाउंट ऑफ सेलर्स का, ट्रैवलर्स का, जो कि उस टाइम पे विज़िट करते थे। उनमें से बहुत डिटेल अकाउंट जो हमें मिला है वो पाया गया किसी अननोन ग्रीक सेलर के द्वारा। उसने डिस्क्राइब किया है ऑल पोर्ट्स जहाँ पे वो विज़िट किया है उसने। हिस्टोरी ऑफ बारग्याजा के बारे में है, जो कि ग्रीक नेम है बरूच का। ये बहुत ही एक नैरो गल्फ़ है। ये जो गल्फ़ बहुत ही नैरो है और बहुत ही हार्ड है नेविगेट करने के लिए उन लोगों के लिए जो कि सी के थ्रू आ रहे हैं। शिप को बहुत ही स्पीड वे में लेके आना पड़ता था, और ये बहुत ही स्किलफुल या फिर एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन के द्वारा ही एम्प्लॉय किया था हो सकता था, जो कि एम्प्लॉय किया जाता था किंग के द्वारा। जो इम्पोर्ट होता था बैरेगाजा से वो था वाइन का, कॉपर का, टिन, लेड, कोरल, टोपाज, क्लोथ्स, गोल्ड, सिल्वर कॉइन्स। एक्सपोर्ट जो होता था टाउन्स में उनमें इंक्लूड था प्लांट्स जो कि हिमालय से आते थे, आइवरी, अगाटे, कार्नेलिया, कॉर्नल, सिल्क, परफ्यूम्स। कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी जो है ब्रॉड किए जाते थे मर्चेंट्स के द्वारा किंग के लिए, जिसमें इंक्लूड था सिल्वर के वेसल्स, सिंगिंग बॉयज़, ब्यूटीफुल वीमेन, फाइन वाइन और फाइन क्लोथ्स। पंच मार्क्ड कॉइन्स के बारे में पहचान लेते हैं। पंच मार्क्ड कॉइन्स जो हैं वो जनरली रेक्टेंगुलर या फिर कभी कभी स्क्वायर और राउंड शेप के होते थे। या तो ये कट आउट होते थे मेटल शीट्स के द्वारा, या फिर बनाए जाते थे किसी फ्लैटर मेटल ग्लोबल्स के द्वारा। एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी होती है ग्लोबल्स। जो कॉइन्स हैं वो इंस्क्राइब्ड नहीं होते थे बल्कि स्टैम्प्ड होते थे, जिसमें सिंबल का यूज़ किया जाता था डाइज और पंच करने के लिए, इसलिए इनको हम पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। ये जो कॉइन्स हैं ये पाए गए हैं ज़्यादातर सब कॉन्टिनेंट के पार्ट्स में, और कुछ रिमेन्स जो सर्कुलेटेड हैं अर्ली सेंचुरी CE में। अब देखते हैं कॉइन्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। आर्कियोलॉजी में काफ़ी सारे थाउजेंड्स ऑफ कॉइन मिले हैं इस पीरियड से रिलेटेड। ये जो अर्लीस्ट कॉइन है ये करीब 500 साल पहले पंचमार्क कॉइन्स मिले हैं, जैसा कि आप देख सकते हो पिक्चर में। सिटीज़ विथ मेनी फंक्शंस, काफ़ी बार एक जो सिंगल टाउन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था वैरायटी ऑफ रीजंस की वजह से।
मथुरा जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था मोर देन 25 ईयर्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये जो है लोकेटेड था क्रॉस रोड के द्वारा। इसमें 2 मेजर रूट्स होते थे ट्रैवल करने के लिए और ट्रेड करने के लिए, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पे फोर्टिफिकेशंस जो हैं सिटी के अराउंड हुए थे और काफ़ी सारे श्राइन्स भी थे। फार्मर्स इन हर्जर्स जो कि एडजॉइनिंग एरिया से आते थे फूड लेके लोगों के लिए। मथुरा जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था, जो कि यहाँ पे एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर भी प्रोड्यूस होते थे। करीब 2000 सालों पहले जो मथुरा है बहुत ही एक तरह से सेकेंड कैपिटल बन गया कुशानास का, जो जिसके बारे में अभी आगे पढ़ने वाले हैं। मथुरा जो है एक रीजन सेंटर भी था जहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, जैन श्राइन्स बनाई गई थी और एक तरह का इंपॉर्टेंट सेंटर था वर्शिप ऑफ कृष्णा के लिए। काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस भी बनाए गए हैं सरफेस पे, जैसे कि स्टोन स्लैब्स हो गया और स्टैचू हो गया, जो कि मथुरा में मिला है। जनरली ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस थे रिकॉर्डिंग गिफ्ट्स जो लाए गए थे इंसानों के द्वारा मोनास्ट्रीज और श्राइन्स में, ये बनाए गए थे किंग और क्वींस के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा, मर्चेंट्स के द्वारा, क्राफ्ट पर्सन जो कि सिटी में रहते थे। फॉर इंस्टेंस जो इंस्क्रिप्शंस हैं मथुरा से पाए गए हैं उनमें गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वेवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स और परफ्यूमर्स का जिक्र किया गया है। अब आते हैं क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंसेस के थ्रू हमें क्राफ्ट्स के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। इसमें इंक्लूड है एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी, जिसको नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नाम से जानते हैं। ये अपना नेम इस बात से पाता है क्योंकि जनरली जो नदर्न पार्ट है सब कॉन्टिनेंट में वहाँ से पाया गया है। याद रखने वाली बात यह है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंसेस हैं क्राफ्ट्स के बारे में वो सारे के सारे सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। हमें केवल टेक्स्ट के थ्रू ही पता चलता है कि उस टाइम पे क्लोथ्स जो हैं वो भी मैन्युफैक्चर होते थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। वो बहुत ही फेमस सेंटर हुआ करते थे, जैसे कि वाराणसी नॉर्थ में हो गया, मदुरई साउथ में हो गया। दोनों ही मेन और वीमेन जो है इन सेंटर्स में काम करते थे। अब देखते हैं नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में। NBPW एक हार्ड व्हील मेड मेटालिक लुकिंग वेयर होता था जिसमें शाइनी ब्लैक सरफेस होती थी। ये जो पॉटर्स हैं यूज़ किया जाते थे एक्सपोज करने के लिए अर्थन वेयर टू वेरी हाई टेम्परेचर, जिससे कि जो क्लीन है एक ब्लैकनिंग तरह की आउटर सरफेस निकल के आ सके। एक फाइन ब्लैक स्लिप भी अप्लाई की जाती थी इसके ऊपर, जिससे कि पॉटरी को एक मिरर लाइक शाइन देती थी। काफ़ी सारे क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स जो है क्या फॉर्म करते थे एसोसिएशन को, जिनको हम शेरनीज़ के नाम से भी जानते थे। ये जो शेरनीज़ हैं इस क्राफ्ट पर्सन की प्रोवाइड करती थी ट्रेनिंग, प्रोड्यूस करती थी रॉ मटेरियल्स को और डिस्ट्रीब्यूट करती थी फिनिश प्रोडक्ट्स को। ये जो श्रेणीज़ ही मर्चेंट्स की ऑर्गेनाइज करती थी ट्रेड्स को। श्रेणीज़ जो हैं वो सर्व्ड होती थी एज बैंक्स, जहाँ पे रिच मैन और वुमेन जो है अपनी मनी को डिपॉजिट करते थे। ये इन्वेस्ट करते थे एज अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट, उनको कुछ चीज़ें रिटर्न भी करते थे जिससे कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया जा सके, जैसे कि मोनास्ट्रीज। रूल्स फॉर शिपिंग एंड वीविंग या पढ़ लोगे, ऐसे भी अभी आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, तो आप चाहते तो पढ़ सकते हो, बट मेरे को इसमें कुछ खास लगा नहीं। आ क्लोजर लुक है अरिका मेदू। ओके, करीब 2200 से लेकर 1900 ईयर्स के बीच में अरिका मेदू एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोस्टल सेटलमेंट बना, जहाँ पे शिप्स जो हैं वो गुड्स को अनलोड करती थी काफ़ी सारे डिस्टेंस लैंड से। एक मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर जिसको आप कह सकते हो वेयर हाउस के द्वारा, वो भी पाया गया इस साइट पे। अदर फाइंडिंग्स जो इनमें इंक्लूड करती हैं पॉटरी फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन, जैसे कि एम्फोरिया हो गए, जो कि डबल हैंडेड जार हुआ था जिसमें कंटेन होता था लिक्विड जैसे कि वाइन या फिर ऑयल। एक स्टैम्प्ड रेड गेज्ड पॉटरी मिली जिसको हम अरेटाइन वेयर के नाम से जानते हैं, जो कि नेम दिया गया है एक इटली की सिटी के हिसाब से। ये बनाया जाता था कि वेट क्ले पे इतना प्रेशर लगा के इसको एक स्टैम्प में मोल्ड किया जाता था और इसके बाद अन्य तरह की पॉटरी भी बनाई जाती थी लोकली थ्रू रोमन्स डिज़ाइन जिसमें यूज़ होता था। रोमन लैम्प्स, ग्लास वेयर और जेम्स जो हैं वो भी पाए गए हैं इस साइट पे। स्मॉल टैंक्स वो भी पाए गए हैं, जो कि प्रॉब्ली डाइंग वार्ड्स को डाइंग करने के लिए या फिर क्लोथ को डाई करने के लिए यूज़ किया जाता होगा। प्लेंटी ऑफ एविडेंस मिले हैं जिससे ये पता चला है कि यहाँ पे बीड्स जो हैं बनाई जाती थी प्रेशियस स्टोन्स की और ग्लासेस की। एल्सवेयर देख लेते हैं। रोम के बारे में बताया गया, ये एक ओल्डेस्ट सिटी था यूरोप का, जहाँ की जो कि डेवलप हुआ था करीब गंगा वैली की सिटी के आज के टाइम पे ही। रोम जो है कैपिटल था वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर का, जो कि यूरोप में फैला हुआ था, नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्ट अमेरिका का।
ऑगस्टस जो कि एक इम्पॉर्टेंट एम्परर था जिसने रूल किया था करीब 2000 सालों पहले, उसका कहना था कि उसने रोम सिटी में ब्रिक्स पाए हैं और सिटी को मार्बल से बनवाया है। वो और उसके जो लेटर के रूलर्स उन्होंने टेम्पल और पैलेसेस भी बनवाए, उन्होंने ह्यूज एम्फी थिएटर्स भी बनवाए, ओपन एरिना सराउंडेड बाय टीयर्स ऑफ सीट्स, जिसमें सीट्स रखी हुई थी जहाँ पे सिटीजन्स जो हैं वो बैठ के काफ़ी तरह के पब्लिक बास देख सकें, जिसमें कि सेपरेट टाइमिंग हुआ करती थी मेन और वीमेन के लिए, और एक जहाँ पे लोग मिल सकें, रिलैक्स कर सकें। और ये चैनल्स, काफ़ी सारे चैनल्स बनाए गए, कैनाल्स बनाए गए वाटर सप्लाई के लिए। तो ये हमारा चैप्टर। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।